Hello बच्चों, today we are going to discuss about the gravitation chapter. Okay, it's a very interesting chapter. ये बहुत ही interesting chapter है. इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन हमारी लाइफ में है. ग्रेविटेशन का जो एप्लीकेशन है, जब स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं तो वहां सबसे ज्यादा इसका यूज होता है. तो क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, क्या हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, आइए डिस्कस करते हैं. तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला हम ये बात करते हैं क्या क्या हम डिस्कस करेंगे. तो इस चैप्टर में हम एक तो डिस्कस करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्लियर है. सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे. और इसी से रिलेटेड है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. ये दो पार्ट. और तीसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे बायोलेंसी फोर्स के बारे में. तो ये तीन पार्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ने के लिए क्या क्या और सपोर्टिंग लॉ है जो हमें पढ़ना है, आइए डिस्कस करते हैं. क्लियर है. सबसे पहले आपका आता है केपलर्स लॉ. केपलर्स लॉ क्या कहता है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ अ फोकी एज शो इन अ फिगर गिवन बिलो. दिस फिगर ओ इज द पोजिशन ऑफ द सन. इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा. एवरी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है इस वर्ल्ड वाइड, दे रिवॉल्विंग अराउंड द सन. देखो सन के अराउंड घूमेगा. जैसे हमारा अर्थ है, एक प्लैनेट है, तो ये सन के अराउंड ही घूमता रहेगा ऐसे ही. क्लियर है. तो द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज इलिप्टिकल. तो एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ. आई बात समझ में. एंड सन इज स्टेबल एट इट्स फोकस. स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए चाहे. एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन in the elliptical path. आई बात समझ में. एंड सन इज स्टेबल इट्स फोकस. जो देखो इस फिगर में फोकस कहां दिया हुआ है, ओ पे दिया हुआ. दिस इज कॉल्ड द फोकस. क्लियर है. दूसरा पॉइंट आते हैं. दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहूं कि आपका जो प्लैनेट है, ठीक है, आपका जो प्लैनेट है वो ये एरिया स्वैप कर रहा है. देखिए ध्यान से, ए टू बी जाने में ये एरिया स्वैप कर रहा है. और इस एरिया में अगर ये टाइम ले रहा है 1 महीना, 1 मंथ. क्लियर है. तो अगले 1 मंथ में अगर ये एरिया कवर कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगर C टू D जाने में 1 महीना यहां भी ले रहा है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल एरिया वो स्वैप करेगा. इट स्वैप्स द इक्वल एरिया. उस केस में ये जो एरिया है A1 या और ये जो एरिया है A2, दोनों ही क्या होंगे, A1 इज इक्वल टू A2. तो कैपलस ने 2 कंक्लूजन पहले दिया. 3 कंक्लूजन ऐसे तो है, तो 2 क्या क्या कहा पहले. पहला कंक्लूजन, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन and sun is stable at its focus. आई बात समझ में. दूसरा क्या कहता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो प्लैनेट होता है इक्वल एरिया स्वैप करता है. इसका मतलब इसका जो एरियल वेलोसिटी है, एरिया अपॉन टाइम, वो कांस्टेंट होता है. क्लियर है. तो पहला लॉ क्या है, एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ. दूसरा लॉ क्या है कि जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं. अगर टाइम दोनों ए से बी जाने में टाइम T1 है और सी से डी जाने में टाइम T2 है और T1 T2 अगर इक्वल है तो द एरिया कवर्ड ड्यूरिंग द A टू B इज इक्वल टू एरिया कवर्ड ड्यूरिंग द C टू D. आई बात समझ में. तीसरा पार्ट, तीसरा लॉ क्या है, अगर प्लैनेट, ध्यान सुनिएगा, थर्ड लॉ क्या कहता है, द क्यूब of the mean distance of the planet from the sun is proportional to the square of its orbital time period. इसका मीनिंग क्या है, समझने की कोशिश करते हैं एक नए पीपीटी पे. ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. कैपलर्स लॉ क्या है, ऑल्दो दिस इज नॉट इन 9th क्लास सिलेबस, बट आप जानते रहिए. कैपलर्स ने क्या कहा कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. यस या नो. यहां पे सन है, योर सन, और यहां मैंने क्या लिया,
एक कोई प्लेनेट लिया, सपोज करो अर्थ ही ले लिया मैंने, अर्थ एक प्लेनेट है, तो पहला लॉ क्या कहता है कि एवरी प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। चलो भाई, ऑब्वियसली अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड घूमता है, एंड सन इज स्टेबल इट्स फोकस। भाई देखो, इलिप्स में आप आगे जाकर पढ़ोगे 12th क्लास में, इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहां होता है, दूसरा फोकस यहां होता है, तो ये F1 फोकस और ये F2 फोकस है। इन दोनों में से किसी एक फोकस पे सन स्टेबल होता है। पहला पॉइंट क्लियर। तो अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रहा है, अर्थ इज ए प्लैनेट, तो उन्होंने कहा प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड सन इज स्टेबल एट इट्स फोकस। दूसरा लॉ क्या कहा कि जो हमारा प्लैनेट है, अगर ये ध्यान देखिएगा, एक मंथ में ये एरिया चलता है A1 इन 1 मंथ, और तो इसका मतलब क्या हुआ, अगले कभी एक महीने में अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, अगर ये A2 ले लूं और ये भी 1 मंथ में चला है, तो इसका मतलब क्या है, A1 इज इक्वल टू A2 होगा। इसका मतलब द प्लैनेट्स ट्रेवल इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट स्वेप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई बात समझ में? आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, आप जैसे वेलोसिटी पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही यहां पर क्या हो गया, एरिया अपॉन टाइम इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी। तो पहले केस में एरियल वेलोसिटी और दूसरे केस में एरियल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो व्हेन प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑलवेज इन इलिप्टिकल पाथ, सन इज स्टेबल इट्स फोकस। दूसरा लॉ क्या है, इट्स एरियल स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट, एरिया अपॉन टाइम इज कांस्टेंट। आई बात समझ में? तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। थर्ड पॉइंट सेज दैट, जैसे अभी मैं बात करूं कि हमारा अर्थ प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड घूम रहा है। आई बात समझ में? और आपको पता है कि सन से अर्थ का डिस्टेंस सपोज करो ये r है, और ये t टाइम में एवरेज डिस्टेंस ये क्या है भाई, अर्थ से सन का डिस्टेंस कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, आप सबको मालूम होगा। तो एवरेज डिस्टेंस अगर मैं r मान लूं, और ये t टाइम में पूरे सन का, ये सन है और ये आपका है अर्थ, अगर पूरा t टाइम में रोटेशन कंप्लीट करता है कोई भी प्लेनेट, तो टी स्क्वायर जो होता है r क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये है इनका तीसरा लॉ। तो कैपलर्स के 3 लॉ, आई बात समझ में? फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन, पहला लॉ हो गया। सेकेंड लॉ, एरियल स्पीड ऑफ एवरी प्लैनेट इज कांस्टेंट, और थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये 3 लॉ हमें डिस्कस करना था कैपलर्स। आई बात समझ में? अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या है। क्लियर? बहुत ध्यान समझिएगा। एक बार स्टेटमेंट रीड करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट क्या है, इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम द हाइट, इट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ। भाई अगर हम एक स्टोन ले, पत्थर ले, छोड़ दें अर्थ की तरफ, तो कहां मूव करेगा, अर्थ की तरफ ही मूव करता है ना, और एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव करता है। क्यों एक्सेलरेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि उसकी स्पीड हमेशा आप देखो इंक्रीज करती है। अगर अर्थ से नीचे ये प्लैनेट ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पे नीचे स्पीड 0 होती है, यहां पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, और अर्थ पे टच करते करते उसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। हाँ या ना? आई बात समझ में? तो वही वर्ड यूज कर रहा है ये स्टेटमेंट कि इफ वी रिलीज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, इफ वी रिलीज अ स्मॉल स्टोन विदाउट पुशिंग इट फ्रॉम द हाइट, इट एक्सेलरेट टुवर्ड्स द अर्थ। बिल्कुल सही कहा इसने। द स्टोन इज when accelerated towards the earth means some force is acting on it। obviously अगर acceleration है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है भाई। हाँ या ना? क्योंकि फोर्स F इक्वल टू ma होता है। तो स्टोन अगर एक्सेलरेट हो रहा है अर्थ की तरफ, तो कोई ना कोई हिडन फोर्स लग रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वो फोर्स कौन सा है, वो अर्थ अप्लाई कर रहा है उस स्टोन के ऊपर। द फोर्स विच पुल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ is known as gravitational force of the earth। जिस फोर्स से अर्थ उस स्टोन को, जिसको आपने ऐसे छोड़ दिया और नीचे गिर गया, जिस स्टोन को आपने ऐसे छोड़ा और नीचे गिरा, जिस फोर्स से वो गिर रहा है अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ।
आई बात सुनिए, नेक्स्ट आता है हियर स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। ऑब्वियसली इस केस में क्या होता है, अभी आपको बताऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस केस में क्या होता है, स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन भैया एक बात बताओ, सपोज करो एक 5 साल का बच्चा है और एक तुम हो, दोनों दूसरे खींचना शुरू करो, तो बच्चा आपको खींच सकता है क्या? फोर्स तो भी लगा रहा है आपके ऊपर, लेकिन बच्चा आप तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, आपसे तेजी से खींच सकते हो अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि आपका मास ज्यादा है, आपका इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए आप उस छोटे से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लोगे, जबकि वो छोटा ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, स्टोन इज ऑल्सो अप्लाइंग द फोर्स बट अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द स्टोन बिकॉज इट इज वेरी लेस मास। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा समझने के लिए न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया। आई बात समझे? न्यूटन ने क्या लॉ दिया? उसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आइए इसकी डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या कहते हैं? आइजैक न्यूटन बोलते हैं 1687 में, उन्होंने कहा कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मासेस। इस वर्ल्ड में जितने भी मासेस हैं, जैसे आप अपने भाई के पास बैठे हैं तो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको और वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आपका मास इतना कम है कि वो आप अट्रैक्शन फोर्स दिखाई नहीं देता। ठीक है? एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर मासेस विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them। क्या है इसकी कहानी, थोड़ा समझिए। स्टेटमेंट को पहले समझना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ये यूज किया आइजैक न्यूटन ने कि कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ये दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, एक m1 दूसरा m2, इनके बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया d है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम फोर्स से। एक जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ। आई बात समझ में? क्या कोड यूज किया? अगर मैं इस डिस्टेंस को d माना है तो हम d लिखे, r न लिखे। f इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर इन दोनों बातों कंबाइंड कर दूं मैं तो कहोगे f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई d स्क्वायर। दिस इज सेज बाय द आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने कहा कि एवरी मासेस अट्रैक्ट टू अदर मासेस। तो समझने के लिए कहा अगर दो मास ले लिया हमने m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस d है, तो क्या होगा? दे अट्रैक्ट विद सम फोर्स। ओके, अगर वो फोर्स f है, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 and f is proportional to the square of the distance between the both। f is proportional to 1 by d square, दोनों कंबाइंड किया तो बना क्या? f is proportional to m1 m2 by d square। प्रोपोर्शनलिटी हटाते वक्त बच्चों ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोले जा रहा हूं मैं आप लोगों से। प्रोपोर्शनलिटी जब भी हटाया जाएगा एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है, m1 m2 by r स्क्वायर या m1 m2 by d स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका न्यूटन के अकॉर्डिंगली जब प्रोपोर्शनलिटी आपने ऐड किया तो हमने क्या किया? एक कांस्टेंट यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया? एक कांस्टेंट यूज किया हमने। जस्ट मिनट बेटा, एक मिनट, somebody is calling। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स क्या कंसेप्ट निकल के आया? F इज इक्वल टू अ कांस्टेंट G m1 m2 बाई d स्क्वायर। क्लियर है? तो दिस इज योर F इज इक्वल टू G, एक कांस्टेंट है, G की वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 m1 m2 बाई d स्क्वायर, जहां G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ध्यान रखिए कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। क्लियर है? ओके, सो टुडे आई एम स्टॉपिंग हियर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। थैंक यू।